हेलो स्टूडेंट्स। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगी, आगे की क्लासेस में भी काम आएगा और बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, एम्पियर का परपथीय नियम क्या होता है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। पहले हम नियम समझ लेते हैं। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? किसी बंद परपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। देखिए, B का हमने रेखीय समाकलन किया है, B.dl, इसका समाकलन किया है, तो ये किसके बराबर होगा? μ0 I के। जो I धारा बह रही है उसका μ0 टाइम्स होगा। ये एम्पियर का परपथीय नियम है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ऐसा कैसे होता है? B.dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू μ0 I। तो इसके लिए देखिए, हमने एक तार लिया हुआ है, उसमें I धारा बह रही है। देखिए, अगर कोई आवेश कहीं रखा हुआ है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है? उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर आवेश में गति हो रही होती है तो क्या होता है? उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो एक ये वायर है XY जिसमें I धारा बह रही है, तो इससे क्या हो रहा है? उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। तो हमने एक सर्किल ले लिया है ये, और उसमें कुछ छोटा सा पार्ट ले लिया है DL, जो कि ये केंद्र से जो है R दूरी पे है, P पॉइंट पर। ठीक है, तो इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B, उसका मान क्या होगा? ये हम आप पहले के डेरिवेशंस में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। हम क्या लिखेंगे बच्चों? जो है हम लिखेंगे, जो हमने लैंग्वेज बोली है उसको तो आप लिख लीजिएगा। क्या कि कोई कागज है, कागज के तल पर लंबवत एक XY तार है ना, ये इस तरह से है। ठीक है, ये तल है, इसके लंबवत इस तरह से है। ठीक, तो XY तार है जिसमें I धारा बह रही है। ठीक, और एक हमने R त्रिज्या का वृत्तीय पथ लिया है जिसका केंद्र O है। तो वृत्तीय पथ के बिंदु P पर क्या लिखेंगे बच्चों? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। V की वैल्यू क्या होगी? μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, या इसको हम लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये तार है XY, इसमें I धारा बह रही है, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र P पर कितना होगा? μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये पहले हम डेरिवेशन कर चुके हैं, तो वही फार्मूला जो है यहाँ पर लगेगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? μ0 I अपॉन 2 पाई अपॉन R। ठीक, अब इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन 1। इसको हम क्या लिख लें? इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? ठीक है, XY तार है जिसमें I धारा बह रही है, इसके चारों एक हमने सर्किल लिया जिसका केंद्र O है, O से R दूरी पे पॉइंट P है। P पर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है DL, लंबाई का एक छोटा सा हिस्सा। जब इसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो DL है ये लंबाई। तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। I जो धारा बह रही है, O जो है ये दूरी है R, वो ले लिया हमने। ठीक, अब इसे हमने डाल दिया इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो वृत्त है इस पे जो स्पर्श रेखा खींची है उसके अनुदिश होगी। यानी ये होगी B की दिशा क्या होगी? इस वृत्त पे जो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। तो ये देखिए, B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के और DL इसकी दिशा, दोनों दिशाएं देखिए सेम डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच में कोण कितना बनना है? 0 डिग्री का बनना है। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र जो B है इसका हम रेखीय समाकलन करते हैं। क्या करते हैं हम इसका? रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र B है ना, B का रेखीय समाकलन, B का रेखीय समाकलन क्या होगा? B का रेखीय समाकलन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक, रेखीय समाकलन हुआ। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? B dl cos थीटा। कैसे लिख सकते हैं ये बताइए, क्लियर हुआ? कैसे लिख सकते हैं? ये हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, AB cos थीटा। ठीक, तो वो हमने कैसे इसको खोल के लिख दिया? B dl cos थीटा। अब देखिए B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में हमने क्या कहा? दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इनके बीच में कोण क्या है? 0 डिग्री का है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री है। तो ये आपका B का रेखीय समाकलन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन B dl cos थीटा की जगह क्या रखें? 0। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? बोलो बच्चों, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन B dl इंटू 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl। अब B जो है ये बाहर आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dl। क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन dl। ठीक, अब देखिए ये ऊपर का हम थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, इसको हटा देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा है। अब ये जो है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या? B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू B इंटीग्रेशन dl। अब देखिए dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे, dl का इंटीग्रेशन करेंगे, ये dl छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? ये जो सर्किल है, वृत्त है, उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो और B की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 जो डाली थी, जो हमने अभी इरेज कर दी है, B की वैल्यू क्या थी बच्चों? B की वैल्यू थी हमारी μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये इक्वेशन 1 थी ना, तो B की वैल्यू क्या थी? μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R थी। तो B की वैल्यू हम लिख दें μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगी वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई R। ओके, अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये हमें क्या मिल गया? इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ रह गया μ0, यहाँ रह गया I। ये देखिए आपका एम्पियर का परपथीय नियम निकल के आ गया। इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू μ0 I आ गया। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? ये देखिए इस तरह से ये हो गया है प्रूफ। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, B इज इक्वल टू क्या? μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ठीक, और दूसरा B का जो रेखीय समाकलन करेंगे तो उसमें दो फॉर्मूले, एक आपका A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A cos थीटा यूज होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि B वेक्टर DL वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी? इस पूरे वृत्त की, सर्किल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई R। ठीक, वो वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बच्चों तैयार करिएगा। थैंक यू।